अच्छा, कभी सोचा है कि एक कार कंपनी जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, वो आज भी इतनी मजबूत कैसे है? आज हम रेनो की बात करेंगे। देखिए, ये एक ऐसी कहानी है जो उतार चढ़ाव से तो भरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जबरदस्त वापसी की कहानियों से भरी है। तो सोचने वाली बात यही है कि जो कंपनी 19वीं सदी में शुरू हुई थी, वो आज के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एआई के ज़माने में कैसे सर्वाइव कर रही है, कैसे फल फूल रही है। चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब पता है क्या है? एक कला में महारत हासिल करके, और वो कला है वापसी करने की। रेनो की पूरी कहानी ही सही समय पर सही तरीके से खुद को फिर से खड़ा करने की कहानी है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से पकड़ते हैं। बात है साल 1899 की, जब 3 भाइयों ने मिलकर एक सपना देखा, जिसे आज दुनिया रेनॉल्ट के नाम से जानती है। और ये देखिए, ये है वो गाड़ी जिसने सब कुछ शुरू किया, रेनो वर्चुरेट। इस छोटी सी दिखने वाली गाड़ी ने आते ही सड़कों पर मानो तहलका मचा दिया था। अब इसकी कामयाबी का राज था इसका डायरेक्ट ड्राइव ट्रांसमिशन। देखिए, ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस सिस्टम था। इंजन की पावर सीधे पहियों तक जाती थी, बिना ज्यादा नुकसान के। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से इसने शुरुआती रेस में सबको पछाड़ा, और बस रेनो की पहचान एक इनोवेटर के तौर पर बन गई। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रेनो ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। फैसला ये था कि अब गाड़ियां सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए बनेंगी। और यहीं दूसरे विश्व युद्ध की तबाही के बीच से एक हीरो निकलकर सामने आया। ये एक ऐसी वापसी थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और वो हीरो थी रेनो 4CV। ये कार इतनी ज्यादा हिट हुई कि इसकी 10 लाख से भी ज्यादा यूनिट्स बिकी। सोचिए, ये फ्रांस की पहली कार थी जिसने ये जादुई आंकड़ा पार किया था। बस यहीं से रेनो हर घर का सपना बन गया। तो 60 के दशक से 80 के दशक तक रेनो का एक फॉर्मूला बिल्कुल साफ था। छोटी गाड़ी, लेकिन अंदर से स्पेशियस, आरामदायक सफर और शहरों की भीड़-भाड़ के लिए एकदम परफेक्ट डिजाइन। रेनो 5 और क्लियो जैसे मॉडल्स इसी फॉर्मूले का नतीजा थे। और क्लियो वो तो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से एक बन गई थी। लेकिन रेनो का इरादा सिर्फ यूरोप तक ही सीमित रहने का नहीं था। 90s का दशक आया और कंपनी ने एक यूरोपियन प्लेयर से एक ग्लोबल पावर हाउस बनने का सफर शुरू कर दिया। और ये हुआ एक ऐसी पार्टनरशिप के जरिए जिसने ऑटो इंडस्ट्री की शक्ल ही बदल दी। 1999 में रेनो ने जापान की बड़ी कंपनी निसान से हाथ मिलाया। बाद में मित्सुबिशी भी इस ग्रुप में शामिल हो गई, और नतीजा दुनिया का सबसे बड़ा ऑटो ग्रुप्स में से एक तैयार हो गया। अब जरा हाल के दौर की बात करते हैं, जहां रेनॉल्ट ने नए बाजारों और नई टेक्नोलॉजी में हलचल मचाने की अपनी काबिलियत को एक बार फिर से साबित किया। भारत का मार्केट हम सब जानते हैं कि कितना मुश्किल है। यहाँ शुरुआती संघर्ष के बाद रेनो के लिए भी राह कुछ खास आसान नहीं थी। मगर फिर एक कार आई जिसने खेल ही पलट दिया, और वो कार थी रेनो डस्टर। इसने भारत में जो कमाल किया वो सबने देखा। पर क्यों? क्योंकि इसमें वो सब कुछ था जो लोगों को चाहिए था। एक असली एसयूवी वाला दमदार लुक, एक मजबूत डीजल इंजन, खराब सड़कों के लिए बेहतरीन राइड क्वालिटी, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी कीमत जो हर किसी के बजट में फिट हो जाए। सच तो ये है कि डस्टर ने ही भारत में कॉम्पैक्ट एसयूवी का ट्रेंड शुरू किया था। तो डस्टर की सफलता के बाद और फिर क्विड के जरिए बजट सेगमेंट पर कब्जा करने के बाद रेनो ने अपनी नजरें अगले बड़े लक्ष्य पर टिका दी, और वो था इलेक्ट्रिफिकेशन। यहीं से रेनो ज़ोई की कहानी शुरू होती है। तो अब हम रेनो के इनोवेटिव पास्ट को उसके इलेक्ट्रिक फ्यूचर से जोड़ते हुए इस कहानी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखिए, कहानी कैसे एक पूरा चक्कर लगाकर वहीं आ गई है। जहां शुरुआत वोएचुरेट के डायरेक्ट ड्राइव ट्रांसमिशन जैसे इनोवेशन से हुई थी, वहीं आज रेनो की पहचान ज़ोई जैसी किफ़ायती इलेक्ट्रिक गाड़ियों से है। मतलब टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन इनोवेशन करने की वो सोच वो आज भी वही है। तो कुल मिलाकर आज रेनो का क्या मतलब है? इसका मतलब है यूरोपियन प्रैक्टिकलिटी, मतलब वैल्यू फॉर मनी इंजीनियरिंग, डस्टर से मिली एसयूवी की विरासत और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का शुरुआती तजुर्बा। इन सबको मिला दें तो आज की रेनो बनती है। और आखिर में रेनो का पूरा सफर शायद इस एक लाइन में सिमट जाता है: आपको हमेशा सबसे बड़ा होने की जरूरत नहीं है, आपको बस सही समय पर सबसे स्मार्ट होने की जरूरत है। और शायद यही वो सबक है जो रेनो की हर वापसी की कहानी हमें सिखाती है।